क्लैट पीजी 2024 के एग्जाम में अब केवल 7 महीने रह गए हैं और अगर आप एक पीएसयू की जॉब या फिर टॉप फाइनली में एडमिशन का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल हाई टाइम। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इन डिटेल कि आपको कैसे क्लैट पीजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, यहाँ पे पेपर पैटर्न क्या है, किस तरीके के लास्ट ईयर में पेपर जो आया था वो क्या था, आपको किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना है, पढ़ाई को करना कैसा है, केसेस कैसे करने हैं, क्या करना है, सारी बातें इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रीफ में पेपर पैटर्न की। 120 मार्क्स का बेसिकली देखिए ये पेपर होता है जिसमें कि आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है पेपर को कंप्लीट करने के लिए, मतलब 1 मिनट हर क्वेश्चन के लिए, प्लेन एंड सिंपल। उसके बाद यहाँ पे 120 मार्क्स जो होता है उसमें अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 मार्क मिलेगा, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो, प्लेन एंड सिंपल। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन। यहाँ पे जो आपका पैटर्न होता है वो आपका 2020 से ये चेंज हुआ था। यहाँ पे 12 पैराग्राफ और 10 क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपका 2020 के पेपर में और 2023 के पेपर में हुआ, और 20 पैराग्राफ और 6 क्वेश्चन वाला जो आपका पैटर्न है ये आपका 2021 में और 2022 के पेपर में हुआ। तो मतलब ये है कि पिछले 4 साल के पेपर हम लोग देखें तो पैटर्न आपका इस बार के एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, 12-10 का या 20-6 का, आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। दोनों पैटर्न में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बस इतना होता है कि जब 12 पैराग्राफ आते हैं तो पैराग्राफ जो है आपके लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। ये आपके जो पैराग्राफ होंगे ये 400 500 से लेके 600 वर्ड्स तक के आपके होंगे। लेंथ लंबी होने की वजह से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपके जो आंसर्स होंगे पैराग्राफ के अंदर वो आपके ज्यादा होंगे, तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज्यादा यहाँ पे अटेंशन देगा यहाँ पे जो आपका कंसोर्शियम है। फिर जब आप बात करते हो छोटे उसकी, तो आपका जब 20 पैराग्राफ होते हैं तो पैराग्राफ आपके जो होती है लेंथ वो आपके 300 वर्ड्स तक होती है, मैक्स टू मैक्स 400 चला गया। लेकिन यहाँ पे जो कि नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा होते हैं, 20 टॉपिक्स इन टोटल है जिसमें कि 6 पैराग्राफ दिए हुए, मतलब आपके 20 पैराग्राफ दिए हुए, तो आपको ज्यादा टाइम लगता है उस चीज को कंप्लीट करने में। सो दैट इज व्हाई इन बोथ द वेज, चाहे आप बात करते हो पेपर की लेंथ कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग के हिसाब से पेपर को डिफिकल्ट बनाने की, या फिर नंबर ऑफ टॉपिक्स के थ्रू और नंबर ऑफ चीजें जो आपको याद रखनी है उसके बेसिस पे यहाँ पे पेपर को लंबे बनाने की बात हो, दोनों तरीके से आपको तैयार रहना है यहाँ पे इस एग्जाम को बीट करने के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं इसके आगे कि आपके पास टाइम अब कितना बचा है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं आपका बना रहा हूँ करीब 21 तारीख या 22 तारीख के आसपास मई में, और आपका जो पेपर है वो आपका 17 से लेकर 19 के बीच में होगा दिसंबर में। तो आपका सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे थोड़ा टाइम मिलाएगा तो 7 महीने टोटल हुए। मैं मान के चल रहा हूँ 6 महीने होगा, बिकॉज आप तैयारी में भी थोड़ा टाइम लगाओगे, बाकी चीजों में भी थोड़ा सा जाएगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे अब जो स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे पीएसयू में बढ़िया रैंक अगर चाहिए या फिर टॉप 5 कॉलेज चाहिए, तो आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए ना वो आप बेसिकली पहले तो प्लानिंग करोगे मई के महीने में, और आपका जून से लेके अगस्त के बीच में आपका समझ लो पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये जो एग्जाम होता है अगर पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे स्टूडेंट्स देते हैं जिनका कि पहले मान लो जुडिशरी के मेंस तक या इंटरव्यू तक होके एग्जाम रुका हुआ है, तो आप समझ सकते हो उनकी प्रिपरेशन पहले से ही कितनी है। उसके बाद वो स्टूडेंट जो कि पहले से यहाँ पे पीएसयू एग्जाम के लिए एग्जाम देते आए हैं, क्लैट का 2021 में भी दिया था, 20 में भी दिया था, 22 में भी दिया, 23 में भी दिया, बार बार कोशिश कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसी होगी। और जब आप उनके अगेंस्ट में अपने आप को देखोगे तब आपको लगेगा कि यार मैं तो अभी लास्ट ईयर में हूँ, फिफ्थ उसमें सेमेस्टर में हूँ, या फिर मान लो अपने 9 सेमेस्टर में हूँ, 10 सेमेस्टर में हूँ, मैं कैसे कॉम्पीट करूंगा। तो उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कम से कम 2 बार अपने सिलेबस को ऑल ओवर कंप्लीट करके पढ़ना है। दैट इज व्हाई जून से लेके अगस्त के बीच में पूरा सिलेबस आप प्लीज कंप्लीट करिए। उसके लिए आप हमारा चाहे कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, हम लोग अगस्त तक कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि लेक्चर्स के थ्रू, स्टडी मटेरियल के थ्रू अगस्त तक पूरा सिलेबस खत्म करवा दें। और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है वो आप सितंबर से लेके नवंबर तक का वो पूरा रखिए दोबारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, मॉक पेपर लगाने के लिए, स्पेशल जो सब्जेक्ट्स है जो कि बचे हुए हैं उनको पढ़ने के लिए, केस लॉस रिवाइज करने के लिए, ताकि आपका 2 लेयर एक स्ट्रेटजी बन जाए। जब आपका अगस्त का महीना आएगा, अगस्त के महीने के लास्ट में आप कोशिश करिए कि आप बैक टू बैक 4-5-6 मॉक पेपर लगाइए और उसमें देखिए कि भाई मेरा स्कोर कितना है। जितना आपका स्कोर है उसके हिसाब से आपको पहले ही पता है कि भाई हाँ मेरा ये स्कोर आया है, इसके हिसाब से मुझे अपनी पढ़ाई को यहाँ पे ट्यून करना है, ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, ये सब्जेक्ट मेरा ज्यादा ताकतवर है। और ये मान लीजिए अपने मन के अंदर ये चीज बैठा लीजिए कि आपका जो एग्जाम है ना वो आपका 31 अगस्त को है, आपका ये एग्जाम जो है दिसंबर में नहीं अगस्त में है, तो आपको एक अलग प्रेशर फील होगा अंदर से कि हाँ यार मुझे ना पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो दिस इज द माइंडसेट दैट यू नीड टू कीप, कि माइंडसेट होना चाहिए कि एग्जाम आपका 3 महीने दूर है, आप जाइए पूरी तैयारी 3 महीने में करके खत्म करिए और फिर दोबारा उसी चीज को फिर से पढ़िए 3 महीने बैक टू बैक, रिवीजन पे, केस लॉस पे, बाकी चीजों पे आपका ध्यान रहेगा। दिस इज द वे इन विच इट हैज टू बी डन। अब ये करा कैसे जाएगा, क्या क्या करना है उसके बारे में थोड़ा देखिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे होगा ये चीज
कि यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि क्लैट के अंदर पढ़ाई वर्क कैसे करती है। सबसे पहले आपके आते हैं फाउंडेशन सब्जेक्ट्स। फाउंडेशन सब्जेक्ट्स का मतलब होता है वो पढ़ाई जो कि आप अपने 5 इयर्स के लॉ में करते हो या फिर अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप करते हो। इसके अंदर आपको बेसिक जितना होता है वो आपको पढ़ के चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने टॉपिक्स है पूरा सिलेबस खत्म करा, इंटरनेशनल लॉ हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, फैमिली लॉ हो गया, बाकी सब कुछ खत्म करना है। वो करने के बाद जब आप बेसिक्स खत्म कर लेते हो आपका आता है केस लॉज की स्टडीज। अब ये जो है क्लैट स्पेसिफिक एक स्पेशल आपका फीचर है यहाँ पे एग्जाम का। इसमें क्या होता है कि आपके आते हैं दो तरीके के केसेस जो कि आपको पढ़ने होते हैं। एक होते हैं आपके रीसेंट केसेस। ये इस टाइप के केसेस होते हैं जिसमें कि आपका समझ के चलिए कि पिछले 1 या 2 साल में जो जजमेंट आया, जैसे मान लीजिए अभी रिसेंट में जो जजमेंट्स आ रहे हैं उनको आपको पढ़ के यहाँ पे चलना है। और ये जो जजमेंट्स होते हैं ये सिंपल जजमेंट्स नहीं होते। मान लो एमवी एक्ट के अंदर कोई अमेंडमेंट हुआ, मान लो कि एनआई एक्ट के अंदर कोर्ट ने कोई छोटी सी बात बोली रिगार्डिंग 138, तो छोटा सा जजमेंट होगा जिसमें कि 2 जजेस बेंच की होगी, हो सकता है सिंगल बेंच का हो या कुछ भी हो। वो सारे के सारे ऑर्डर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अगर वो एक इम्पैक्ट रखते हैं या फिर सोसाइटी में या फिर कहीं 2-3 जगह पे उनको रिपोर्ट कर दिया गया, दैट केस बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो कम से कम आप ये समझ के चलिए कि आपको इस एग्जाम के लिए करीब 300 से लेकर 400 ऐसे रिसेंट केसेस पढ़ने। और जब हम लोग बात कर रहे हैं लैंडमार्क केसेस की, तो 2017 से आप जाइए और 2023 तक जितने भी आपके ऐसे लैंडमार्क केसेस हैं जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कोई डिसीजन था या फिर ऐसा कोई जजमेंट जिसकी वजह से बहुत बड़ा यहाँ पे उसको कवरेज मिली, जैसे अर्नब गोस्वामी का हो गया, गौतम नवलखा का केस हो गया, इस टाइप की जजमेंट्स अगर है तो उनके आने का बहुत चांस है। तो आपको इन दोनों चीजों को पढ़ना है जो कि क्लैट स्पेसिफिक पढ़ाई होती है, जो कि तभी आप कर पाओगे जब आपको पता होगा कि भाई फाउंडेशन में लिखा क्या हुआ है और उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हो। फिर लास्ट में आता है एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पैटर्न है ना पेपर का, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके एक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हाफ से लेके 1/3 नंबर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के होते हैं। मतलब समझ लीजिए मान लो 10 क्वेश्चन का पैराग्राफ है तो उसमें से 4 से लेके 5 क्वेश्चन के आंसर, और मान लो 6 का है तो कम से कम 3 से लेके 4 यहाँ पे आंसर्स होते हैं पैराग्राफ के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अपनी इंप्रूव करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केस लॉ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाउंडेशनल स्टडीज। और अगर इन्हीं चीजों को आपको अच्छे से करना है तो आपको पहले ये भी समझना पड़ेगा कि जो लास्ट 4 इयर्स है उनका पैटर्न यहाँ पे क्या था। पैटर्न यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट जो कि आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात करता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, मतलब ये है कि आपको इसमें सब कुछ पढ़ना है। आपको इसमें जो सिलेबस होगा उसमें कुछ छोड़ना नहीं है कि यार ये मैं कम पढ़ूं ये मैं ज्यादा पढ़ूं, ऐसा कुछ नहीं करना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल के लास्ट जो आपका आता है वहां तक पूरा पढ़ो, उसमें कुछ छोड़ना नहीं, देयर आर नो एक्सेप्शंस। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कंपनी लॉ और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको पूरा पढ़ के जाना है बिकॉज हर साल ये आपका आया ही आया है। इसमें से एक एक पैराग्राफ, फैमिली लॉ एक आध बार नहीं आया कोई बात नहीं, इस बार आने का बहुत अच्छा चांस है, आ जाएगा। तो आपको पढ़ के अपनी तरफ से पूरा जाना है। साथ में अगर बात करें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे मान लो जूरिस्प्रूडेंस हो गया। अब जूरिस्प्रूडेंस के अंदर क्या होता है कि आपकी जो पढ़ाई होगी ना वो एनालिटिकल इन नेचर होगी। जैसे कि मान लो हमको ये बोला गया कि मान लो सेम सेक्स मैरिज का जजमेंट आया। अब सेम सेक्स मैरिज के जजमेंट के ऊपर ऑस्टिन की क्या प्रतिक्रिया होगी, बेंथम की क्या प्रतिक्रिया होगी, अगर केल्सन आज होते तो वो क्या बोलते। इस तरीके से जो उनकी एक फिलॉसफी है किसी पर्टिकुलर आपकी जूरिस्ट की, उसको पकड़ के एक पर्टिकुलर मॉडल सिनेरियो पे अप्लाई करना या किसी दूसरे फिलोसफर के अगेंस्ट में अप्लाई करना, या उसको एक तरीके से अपना आप समझ लो आप उसको धारण कर लेते हो अपने अंदर, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन जूरिस्प्रूडेंस। तो आपको जूरिस्प्रूडेंस की जो डेप्थ है पढ़ाई की वो आप समझ सकते हो कितनी है। आपने जाना है परांजपे उठानी है, उसमें से पढ़ना है। फिर उसके बाद ये भी आपको देखना है कि भाई जो एमसीक्यूज है वो मैं अच्छे से सॉल्व करूं ताकि मुझे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बने यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन पेपर की, जिसके हिसाब से फिर आप मॉक पेपर्स जब लगाओगे तब वहां पे आप प्रैक्टिस करके अपने आप को मजबूत कर पाओगे। उसके बाद वही सेम चीज इंटरनेशनल लॉ की भी मैं आगे भी उसमें बात करूंगा। फिर आप बात करते हो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स है जिसके कि आने का चांस होता भी है नहीं भी है, लेकिन आपको इसको पढ़ना है अच्छे से। यहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स होके चल सकते हो कि हाँ भाई ये चीज मैं पढ़ूं ये मैं ना पढ़ूं तो मेरा काम चलेगा। इसके अंदर आप अगर बात करते हो खास करके क्रिमिनल लॉ में आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये 3 आपके आते हैं। इसको आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो एक, और दूसरा आप इसमें ये करो कि आप जाके जो इसमें केस लॉज आते हैं ना रिसेंट वाले उनको आप देख लो, उसके बाद जो टॉप पॉइंट्स कवर किए वो देख लो, आपका काम हो जाएगा। सेम चीज टॉट के साथ, सेम चीज एनवायरमेंट के साथ। उसके बाद आते हैं आपके मिसलेनियस सब्जेक्ट्स। अब मिसलेनियस सब्जेक्ट्स के अंदर ये 3-4 सब्जेक्ट्स तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी काफी सब्जेक्ट्स है जिसके बारे में मैं भी आगे डिस्कस करूंगा कि आपको ये सब्जेक्ट्स भी देख के जाने हैं। सो आप ये समझ सकते हो कि लास्ट 4 ईयर का पैटर्न का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और मिसलेनियस सब्जेक्ट्स,
मोस्ट इंपॉर्टेंट में पूरा पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट का कोई पोर्शन नहीं छोड़ना। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में चीजें छोड़ सकते हो, जुडिशरी के हिसाब से तैयारी करो और रीसेंट केस लॉस पढ़ लो। मिसलेनियस सब्जेक्ट्स के अंदर केवल और केवल रीसेंट केस लॉस पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे ध्यान दो जो कि आप डे टू डे कॉलेज में पढ़ते हो, और बस आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। दैट इज द वे टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए अगले 7th मंथ में। स्ट्रेटजी आपकी डिवाइड होनी चाहिए इस चीज के ऊपर कि आप कितना जानते हो। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट्स होते हैं, भाई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक्सपर्ट होता है, कोई आपका समझ लीजिए बिजनेस लॉ का एक्सपर्ट होता है। तो उसके हिसाब से आपकी जो स्ट्रेंथ है उसमें आप कम टाइम लगाइए, और जो आपको नहीं आता है, जो पोर्शन नहीं आता उसमें आप ज्यादा टाइम लगाइए। और अगर आप पेपर की बात करते हो तो पेपर के अंदर मैंने देखिए परसेंटेज यहाँ पे डिवाइड कर दिए 4 उसमें, कि क्या क्या जो परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन है किस पर्टिकुलर उसमें से आते हैं। पहला है आपका बिजनेस लॉ का ब्लॉक। बिजनेस लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, एनआई, टॉक, बैंक्रप्सी ये सब आता है। इसमें से 20 से लेके 25% का पेपर हर बार आया है। आपको फिर उतना ही परसेंट टाइम यहाँ पे देना है। मतलब यहाँ पे बिजनेस लॉ में आपको लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम देने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं देना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी लॉ अच्छे से करिए, बाकी सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा सा हल्के में भी ले सकते हो। उसके बाद आप बात करते हो क्रिमिनल लॉ की। क्रिमिनल लॉ के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस को आपको पढ़ना है जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अलावा रीसेंट केस लॉज और लैंडमार्क केस लॉज आपको देख लेने हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और लेबर लॉ, आर्बिट्रेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको अच्छे से करना है, और बाकी सब्जेक्ट्स को जैसा कि मैंने कहा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख के ऊपर से केस लॉस कर लेना, मोर देन इनफ वो रहेगा। और फिर जब आप बात करते हो अदर्स की, तो ये अदर्स आपका वो वाला पोर्शन है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज इसके अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बाकी आपके उसमें फिट नहीं आते हैं। इसमें आपका फैमिली लॉ है, फैमिली लॉ पूरा करना है, इंटरनेशनल लॉ पूरा करना है, जूरिस्प्रूडेंस आपका पूरा करना है। तो अब हम लोग अगर बात करते हैं कि आपको ये सब चीजें करने में मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो उसका सीधा सा आंसर है कि आप हमारे चैंपियंस कोर्स या अचीवर्स कोर्स में सीधे सीधे ज्वाइन करिए। इसके अंदर हम लोग आपको पूरा जो आपका सिलेबस है वो आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू और आपके स्टडी मटेरियल के थ्रू पूरा का पूरा कंप्लीट करके चैंपियंस कोर्स के अंदर देने वाले हैं। अचीवर्स कोर्स में आपको केवल स्टडी मटेरियल का यहाँ पे प्रोविजन रहेगा, वीडियो लेक्चर्स उसमें नहीं होने वाले। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें अगर बात करता हूँ डाउट सॉल्विंग, आपको वीकली बेसिस पे आपके पास गूगल फॉर्म आ जाएगा, उसमें जाइए डाउट अपने पूछिए, हम लोग आपको मेल के थ्रू यहाँ पे वो भी करेंगे। साथ में मैं खुद भी वहां पे एज अ मेंटर अवेलेबल रहूंगा, बाकी मेंबर्स भी मेरी टीम के अवेलेबल रहेंगे। आप चाहो हमसे भी बात कर सकते हो, अगर मान लो कोई स्ट्रेटजिक चीजें आपको पूछनी है, सर ये मैं पढ़ूं कैसे करूं क्या करूं, वो भी मैं अवेलेबल रहूंगा। और ये सारी चीजें आपके चैंपियंस कोर्स में भी रहेंगी, इसमें भी रहेंगे, अचीवर्स वाले में वो भी रहेगा। और आपका डाउट सॉल्विंग लेकिन देखिए सब केवल चैंपियंस में रहेगा, अचीवर्स में आपका डाउट सॉल्विंग नहीं होने वाला है। आप अगर बात करते हो तो आप ये भी देख सकते हो कि जो हम लोग का रिजल्ट रहा है वो कैसा है यहाँ पे आपका लास्ट 3 इयर्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके मॉक पेपर्स की बात करूं तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज, इन टोटल ऑफ 70 मॉक पेपर्स हम लोग यहाँ पे चैंपियंस को से प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि चारों साल के पैटर्न को इन लाइन रख के बनाए गए हैं। और इससे ज्यादा अफोर्डेबल और इससे ज्यादा टू द पॉइंट मॉक पेपर सीरीज आपको कहीं और नहीं मिल रही है, अलॉन्ग विद वीडियो लेक्चर्स, सब्जेक्ट मटेरियल, डाउट सॉल्विंग, सारी चीजें अंडर वन अम्ब्रेला हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे आप पीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप टॉप 5 एनएलयू में जाने के लिए सोच रहे हो, या चाहे आप जैक एंट्री के लिए सोच रहे हो, सारी ही चीजों के लिए ये हमारा कोर्स ऑल फुल ऑन कंप्लीट है। तो अगर आपको एनरोल करना है, आप यहाँ पे 31 तारीख के पहले अगर एनरोल करते हैं तो आपका कोर्स केवल 4899 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर मान लो आप थोड़ा खुद से प्रिपेयर करते हो, मान लो यहाँ पे आपको केवल 40 मार्क्स मिलेंगे, बाकी चीजें मिलेंगी, थोड़ा हल्का कोर्स है ये, थोड़ा सा सेल्फ प्रेप की तरफ थोड़ा सा ज्यादा फोकस है अचीवर्स वाला, तो ये आपका केवल 3199 में अवेलेबल रहेगा 31 मार्च तक। तो अगर आपको एनरोल करना है दोनों में से किसी भी कोर्स में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके एनरोल आप कर सकते हो। अब इसके आगे हम लोग बात अगर करते हैं स्ट्रेटेजी की इसके आगे, तो बात आता है कि हम लोग कौन कौन से पार्ट्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स को देखेंगे और कैसे कैसे उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट। अब इसके अंदर देखिए मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको पहले ही मार्क कर दिया कि भाई ये इंपॉर्टेंट, इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा पढ़ना है। लेकिन इसके आगे की जो आपके टॉपिक्स है, जैसे मान लो आप बात करते हो इंडस्ट्रियल लॉ की, आप बात करते हो इंडस्ट्रियल लेबर लॉ की, और इसके बाद आप बात करते हो इन्वायरमेंट लॉ की पूरा, ठीक है, आर्बिट्रेशन की, यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, इन सब के अंदर आपको जो टॉपिक्स है उनको ऊपर ऊपर से देखना है। ये नहीं कि आप पूरा बैठ के पढ़ रहे हो, आपको करना ये है कि जैसे मान लो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर आप गए, आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो देख लिए, डेफिनेशन क्लॉज देख लिया, फिर वो देख लिया, ये भी कैसे पढ़ना है मैं भी आपको बताऊंगा। बट आपको ऊपर ऊपर से देख के चलना है, ज्यादा डीप में उसकी स्टडी नहीं करनी है। और साथ में आपको एमसीक्यूज और केस लॉज को देखते हुए चलना है कि भाई क्या आया। वैसे आपको लेबर लॉ में, इन्वायरमेंट लॉ में, लेबर लॉ में उतना नहीं मिलेगा, इन्वायरमेंट लॉ का आपको केस लॉज ठीक ठाक मिलेंगे। और आर्बिट्रेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट अगर दिखता है वो आता है अमेंडमेंट से, बाकी कुछ वो आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हो, वो आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नहीं भी होगा तो आप वहां पे लाइव लॉ बाकी उसमें भी आप सोर्स करके देख सकते हो। फिर मैं बात करूं बिजनेस लॉ के पार्ट की, तो बिजनेस लॉ के अंदर 3 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट
और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, इन 3 को आपको अच्छे से करना है। इसके बाद वाले जो आपके एक्ट हैं, सेल्स ऑफ गुड, स्पेसिफिक लीव, बैंक्रप्सी, कंज्यूमर, एनआई, पार्टनरशिप, मोटर व्हीकल कंपटीशन, ये सारे के सारे छोटे-छोटे हैं। इसके अंदर अगर आप बात करते हो तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी एक पूरा सब्जेक्ट आपका आता है, जिसमें कि कुछ पार्ट आपका कमर्शियल लॉ से डील करता है, कुछ पार्ट आपका क्रिमिनल लॉ से डील करता है। तो टॉर्ट वाला जो पार्ट है उसके कुछ सब्जेक्ट्स इसी में आपको लिस्ट में के अंदर मिलेंगे। तो उनको आपको उस हिसाब से करना है कि हाँ भाई, जब मैं जुडिशरी के हिसाब से प्रिपेयर करूँ तो मैं इन टॉपिक्स को अपना कर ले रहा हूँ। और ऊपर-ऊपर से ही पढ़ना है, ये नहीं है कि एकदम डीप में जाके पढ़ा, ऊपर-ऊपर से करो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वो देख लिया, साथ में केस लॉस को कर लिए, रीसेंट लैंडमार्क केसेस कर लिए, काम आपका हो गया। बहुत डीप में नहीं जाना है, चाहे आप बात करो टैक्स की, चाहे आप बात करो कॉम्पिटिशन की, चाहे आप किसी की भी बात करो, डीप में नहीं जाना है। डीप में किस में जाना है? इन सब्जेक्ट्स में जाना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी और पार्टनरशिप में डीप में जाके पढ़ाई होगी। एक-एक टॉपिक पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। पास्ट केसेस, रीसेंट केसेस, करंट केसेस सब कुछ पढ़ना है। इसमें आप कुछ छोड़ नहीं सकते हो, बिकॉज़ इसमें से ही मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आपका आता है और जो सुप्रीम कोर्ट के मेजर डिसीजंस भी होते हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में से निकल के आते हैं। तो आपका ऑब्वियस सी बात है, आपको इसी में से पढ़ना है। फिर बात आती है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, क्रिमिनल लॉ के जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको अच्छे से करना है। इसके अंदर भी जैसे मैंने कहा कि जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स हैं, उनको आप करिए और उसके साथ में जो आपके रीसेंट केसेस आते हैं ना, रीसेंट केसेस, उसके अंदर आप आईपीसी, सीआरपीसी की आँख खोल के ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारे जजमेंट्स आपके आते हैं, इनको आपको अच्छे से करके जाना है रीसेंट केसेस में। और लैंडमार्क जो आपके आते हैं, वो तो आपको वैसे भी करने ही करने हैं, उसमें तो आपको अलग से ही बल्कि पढ़ाई करनी पूरी पड़ेगी। उसके बाद आपके जब ये वाले एक्ट्स आते हैं, यूएपीए, आपकी जुवेनाइल जस्टिस हो गया, नारकोटिक्स और ये सब कुछ हो गया। इसमें अगर मान लो कि आपका अमेंडमेंट हुआ, मान लो पिछले 1-2 साल में, 3 साल में, वो आपने देख लिया। इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस है, डेफिनिशन क्लॉज़ है बाकी, वो आपने देख लिया। उतने में आपका काम हो जाएगा। रीसेंट केसेस, इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जजमेंट्स, काम हो गया। उससे ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद आप बात करते हो अदर सब्जेक्ट्स की। तो अदर सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें देख के चलनी है। यहाँ पर सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ। अब मैंने जूरिस्प्रूडेंस की इसके पहले बात की थी, इंटरनेशनल लॉ की मैं अगर बात करूँ, इंटरनेशनल लॉ की जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसके अंदर आपको कई सारी मल्टीपल यहाँ पे बैराक्स मिलेंगी, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन से डील करती हैं। किसी में प्रोटोकॉल है, किसी में ट्रीटी है, किसी में कुछ है, और जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपके अलग से दिए हुए हैं। तो आपको करना ये है कि किसी भी प्रोटोकॉल या ट्रीटी को जब आप पढ़ रहे हो तो आपको उसके डिटेल में जाना है। कब कुछ बना था, उसकी ओरिजिन क्या थी, उसका यहाँ पे बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसकी सिग्नेटरीज इंडिया है, इंडिया नहीं है, उसका जो डेट ऑफ साइनिंग है वो क्या है, रेजोल्यूशन कौन कौन से अडॉप्ट हुए थे, किस टॉपिक से डील कर रहा है, क्या उसमें कोई सीरियस केसेस तो नहीं है। इस तरीके से आपको इंटरनेशनल लॉ को पढ़ना है, बिकॉज़ इंटरनेशनल लॉ के अंदर में या तो उन लोगों का फोकस रीसेंट जो इवेंट्स होते हैं उस पे होगा। जैसे मान लीजिए डब्ल्यूटीओ के कई सारे मैटर्स आपके बीच-बीच में आते रहते हैं, तो आप उसको देखते रहिए। चाहे आप बात करते हो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, चाहे आप बात करते हो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, जितने भी इसमें केसेस आते हैं ना, उनके ऊपर खास ध्यान दीजिए कि उसमें क्या बोला जा रहा है। जैसे रशिया यूक्रेन इन्होंने 2 बार बैक टू बैक दिया है, तो आपको उस हिसाब से ही अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि हाँ, मुझे रीसेंट केसेस जो आपके यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीजे के जो-जो आ रहे हैं, मुझे अच्छे से देख के चलने हैं। साथ में जो आपके डब्ल्यूटीओ के मैटर्स या फिर वो कुछ है, थोड़ा वो देख लीजिए। उसके अलावा जो आपका बेसिक थ्योरी है इंटरनेशनल लॉ की, जिसमें आपका रिकॉग्निशन आता है, लॉ ऑफ सीज की बात करते हो, एक्सट्रेडिशन की बात करते हो, असाइलम की बात करते हो, चाहे आप यूएन बॉडीज की बात करते हो, आईएलओ की बात करते हो, डब्ल्यूटीओ की बात करते हो, ये सारे टॉपिक्स आपको देख के चलने हैं, इसमें छोड़ना आपको कुछ नहीं है। इंटरनेशनल लॉ इज दैट सब्जेक्ट जिसमें कि आप जितना पढ़ो उतना कम है, और जब एक बार पढ़ाई कर लो तो दबा के आपको एमसीक्यूज लगाने हैं, मॉक पेपर्स लगाने हैं, ताकि आपकी जो दिमाग के अंदर एक वो बन रही है ना कि हाँ भाई, ये मैंने पढ़ा, तो इसको मैं ऐसे इंटरलिंक करके यहाँ से ले जा रहा हूँ, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ इसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन्स ऐसे आते हैं जो कि पैराग्राफ के अंदर से जिसका आंसर मिलता है। सो दैट इज वेरी 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 सिंपल कि क्या करना है। जूरिस्प्रूडेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ, दोनों के अंदर ही जो आपकी बेराट्स मैं मार्क कर रहा हूँ, इनको आपको प्लीज़ अच्छे से करना है। इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते फैमिली लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रीसेंट लैंडमार्क केसेस आपको देख के चलना है। दैट इज प्रीटी सिंपल, इसमें ज़्यादा बताने को है नहीं। फिर बात आपकी आती है आईपीआर की, कॉपीराइट वगैरह, डिज़ाइन वगैरह, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपका बेसिकली वही जो बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट की। इसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, बाकी चीज़ें वो आपको देख के चलनी है। फिर आप बात करते हो साइबर लॉज़, जो उसमें अमेंडमेंट हुए, बाकी चीज़ें वो देख के चलना है, जिससे कि आपका मेजॉरिटी जो पोर्शन है ना, वो आपका ऐसे ही हो जाएगा, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से और साइबर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मैं अगर बात करूँ तो आपको जो अगली चीज़ जिस पे ध्यान देना है, वो है आपके लैंडमार्क केसेस। लैंडमार्क केसेस, लैंडमार्क केसेस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं बात करता हूँ सेम सेक्स मैरिज वाला जजमेंट अभी आया, फिर आपका अभी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का जजमेंट अभी अभी तुरंत आया है। इसके अंदर क्या जजमेंट ये था, फिर इसके अंदर एक सीरीज ऑफ पुराने जजमेंट्स होंगे, वो आपको देके चलने। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15 पढ़ रहे हो, आर्टिकल 16 पढ़ रहे हो, तो शुरुआत आपकी चंपकम दुराई राजन से होगी, इंदिरा साहनी तक आप जाओगे। इंदिरा साहनी के बाद जरनैल सिंह में जो अल नागेश्वर राव का रीसेंट जजमेंट आया, आपको वहां तक जाना है पूरा पढ़ते हुए कि भाई ये ट्रेल ऑफ केसेस मेरी क्या है।
तो आप बेसिकली समझ सकते हो कि जब आपको पढ़ाई करनी है तो आपको पुराने केसेस भी देखने हैं, नए केसेस भी देखने हैं और उन नए केसेस को पुराने के साथ इंटरकनेक्ट करके पढ़ाई करनी है, तब जाके आपका एक बढ़िया सिस्टम बनेगा। और जब आप ये सारी की सारी चीज़ें कर लेते हो तब आपको बात करना है मॉक पेपर्स पे और मॉक पेपर्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाना कि नहीं आप लगाओगे तो फिर आप समझ लो कि दिक्कत आपको ही करेगा बिकॉज़ जितने स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो वैसे भी मॉक पेपर्स पे अच्छे से काम करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं न कहीं बनती है मॉक पेपर्स पे अच्छे से प्रैक्टिस करने की, ध्यान लगाने की। अगर आपको ज़रूरत है तो वन ऑफ द बेस्ट मॉक पेपर्स संभव लॉ अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है, आप वहाँ भी जॉइन कर सकते हो चैंपियंस कोर्स में, चाहे अचीवर्स कोर्स में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई डाउट है, कोई बात है, चाहे कोर्स से जुड़ी हुई, चाहे फ्लैट फीस जुड़ी हुई, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर यहाँ नीचे दिया हुआ है, 9555896908 मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट या कॉल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, I wish you the very, very best of luck for your future success. Bye.